हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है और मई में इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जुलाई में इसके एग्ज़ाम भी हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान से ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, किसी कारणवश मैं ये वीडियो मैं यूट्यूब पे टीचिंग नहीं कर पा रही थी, फिलहाल तो चलिए आ गए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ए मुर्शिद कुली खां, बी नादिर शाह, सी निज़ामुल आसिफ जहां और डी अली वर्दी खान। तो इसका राइट आंसर देख लें। इसका राइट आंसर है यानी मुर्शिद कुली खां। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण शासनकाल में ही बंगाल जो था वो मुगल नियंत्रण से बाहर होने लगा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय उसी के शासनकाल में एक सेठ थे जिसका नाम था जगत साहूकार घराना। यह अत्यंत समृद्धशाली भी हो गया था। इससे भी मुर्शिद कुली खां को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंततः मुगल नियंत्रण से बाहर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जेम्स जिसे जेम्स मिल के नाम से भी जाना जाता है, और सी है जेम्स प्रिंसेस और डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर देख लें। इसका राइट आंसर विलियम 1891 स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया था। और क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, बी इन गुफाओं में आदिमानव निवास करते थे, सी यह धार्मिक स्थल है, डी यहाँ आदिमानव का वास नहीं था। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों ही होगा। और भीमबेटका हुंगसी कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसी पुरास्थल हैं जहाँ पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण भी मिले हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, आवासीय पुरास्थल है जहाँ आदिमानव रहते थे। यहाँ स्थित गुफा और कंदरा में उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत भी मिलती थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है। ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग और डी ये सभी। तो पूरा पाषाण युग यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें भी। देखिए, इसका विस्तार बता रहा है पूरा पाषाण युग का कितना था। 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतना लंबा, सोच लिया आप लोग कितना लंबा इसका विस्तार था। पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है शुतुरमुर्ग पे, मेरे ख्याल से। हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल में प्राप्त हुए हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल में प्राप्त हुए। इनकी कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इनके अंडों से मन के आभूषण आदि बनाए जाते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस तैयार करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, 9 पाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं। ए बुर्जहोम, बी ब्रह्मागिरी, सी चिरांद और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ए यानी बुर्जहोम, और बुर्जहोम 9 पाषाण पूरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, बी राजस्थान में है, सी सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे
सबसे कम संख्या में मिली है। और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ए और बी दोनों ही होगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यानी कि हल के निशान, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि सब प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लगभग 39,000 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे हैं। थे होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कारण उनमें से एक है? ए, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए हैं। बी, मवेशियों के बड़े बड़े झुंड द्वारा चारागाह और घास के मैदान में घास चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया है। और सी, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए हैं। डी, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। इसका राइट आंसर बी है। हड़प्पा के खंडहर का पहली बार वार्डन चार्ल्स मेंसन द्वारा सन 1842 में किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। और सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। बता रहा है कि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांगेडोर अफगानिस्तान तक इसका विस्तार फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से किया गया है? सिंधु, शतुद्री, रावी नदी, चेनाब। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर बी यानी शतुद्री नदी है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 35,000 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें 1,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। 10 मंडलों में विभक्त है। प्रसिद्ध वाक्य अस्तुमा सद्गमय ऋग्वेद से ही लिया गया और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय यानी भारोपीय परिवार का भाग है। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जैसा कि इसमें पूछ सकता है कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। ये सब क्वेश्चन से ऐसे ही तैयार होते हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस वेद का अर्थ गान होता है? ए, ऋग्वेद, बी, यजुर्वेद, सी, सामवेद, डी, अथर्ववेद। राइट आंसर देखते हैं सी, साम शब्द का अर्थ गान होता है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, जबकि 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ही ली गई हैं। संगीत के विकास में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संगीत के विकास में इसका योगदान बहुत है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के समीप जाकर बैठना होता है? ए, पुराण, बी, उपनिषद, सी, वेद और डी, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर बी होगा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप जाकर बैठना होता है, जैसा कि वैदिक काल में ही होता था। ऐसा जब शिष्य को शिक्षा ग्रहण करनी होती थी तो गुरु के समीप बैठ करके और अच्छे से अपना शिक्षा ग्रहण करता था। और उपनिषद साहित्य के अंतिम भाग हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन से चाहे तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।